नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल का स्पेशल कोर्स। जी हां, आप सभी लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम कवर कर चुके हैं, क्लास 12 के कुछ चैप्टर रह चुके हैं जिनको हम अभी साथ ही में कवर करेंगे। लेकिन आज से हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 6 की ज्योग्राफी, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं, भूगोल का स्पेशल कोर्स। ठीक है, अब क्लास 6 से लेकर के 12 तक की भूगोल को कवर किया जाएगा। इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी कवर की जाएंगी, बीच में छोड़ा नहीं जाएगा। और हाँ, ये भी बात मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूं कि अगर आप हमारा ये ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स कंप्लीट देखते हैं तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम कंप्लीट बुक की समरी को लेकर के आए हैं। पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे इस वीडियो में बताए जाएंगे। और इस बात को हम 100% गारंटी के साथ कहेंगे कि अगर चैप्टर आपको याद ना हो जाए, पूरा चैप्टर में दिए गए एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, तो चैनल को छोड़ के चले जाना। जी हाँ, हम बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, समझाएंगे। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन हम वीडियो के बीच में आपसे पूछते हैं, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हर एक टॉपिक को याद करना, कमेंट करके अवश्य बताना। आज का ये पहला वीडियो है ज्योग्राफी का, क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल के विषय में जानकारियां प्राप्त करेंगे कि सौर मंडल में क्या कुछ, कैसे, कहां, कब, कैसे होता है। सारी की सारी जानकारियां, पृथ्वी का स्थान क्या है, पृथ्वी में कौन कौन चीजें हैं, जितने भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को सरलता पूर्वक कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। अभी हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, और जैसे ही हम एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में इसकी टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे। क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को टेस्ट भी लिया है कि आपने इसको अच्छे ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और हाँ, याद रखना, जैसे कि मैंने आपको क्लास 12 की जब हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसमें बताया कि एनसीईआरटी का गिव अवे चल रहा है, इसमें भी गिव अवे चलेगा। जी हाँ, आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं कि ज्योग्राफी का भी गिव अवे चलने वाला है। अगर आपको ज्योग्राफी के सारे नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए है, या फिर इसकी हम नोट्स की बुक निकालेंगे पूरी, अगर वो आपको फ्री में चाहिए है, तो आप हमारे सारे के सारे वीडियोस को देखिएगा, कंप्लीट स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। हम 2 महीने में से कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, आपका दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे हम ज्योग्राफी को, और इसके वीडियो लगातार आएंगे, परमानेंट आएंगे। जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में 2, 3, 4 चैप्टर हम डेली कवर करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें भी गिव अवे वही चल रहा है, बिल्कुल वही सेम रूल है। आपको वीडियो कंप्लीट देखने हैं, टॉपिक पर कमेंट करना है, अच्छा कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक शेयर करना है। हमको इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर फॉलो करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस चैप्टर में हमको क्या कुछ मिलता है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आता है, ये चैप्टर में एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप धड़ाक से पूछिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, अब इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको स्टार्टिंग में ही दिए गए, जिनको समझना होगा। क्या है कि जब रात में आसमान में देखते हैं तो हमको कई सारी चमचमाती हुई चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में आप रात में देखोगे तो आपको हेलीकॉप्टर भी कई सारे जाते हैं, सॉरी एरोप्लेन जाते हैं, वो टिमटिमाते हुए चमकते दिखाई देते हैं। ठीक है, और कई सारी चीजें होती, तारे हैं, चंद्रमा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको चमकती हुई कहां पर दिखाई देती है? आसमान में। ठीक है, इसी तरह से चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप अगर चंद्रमा को देखोगे तो अलग अलग समय पर आज आपको छोटा दिखाई देगा, कल बड़ा दिखाई देगा, कल उससे बड़ा दिखाई देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो क्या होता है, चंद्रमा जो है ये अलग अलग दिन पर अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग आकार में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। इसको कहते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात, या फिर पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। अब प्रश्न यहां पर यही बन जाता है कि पूर्णिमा हम किसे कहते हैं? तो पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, और पूर्ण चंद्र वाली रात जो है 1 महीने में एक बार आती है। ठीक है, 15 दिन के बाद जब पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा के ठीक 15 दिन के बाद में इसे हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या होती है। क्या होती है? नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या
होती है। ऐसी रात को अगर हम ऐसी रात जो होती है जिस जिस दिन हम चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नए चंद्रमा वाली रात या फिर अमावस्या, ऐसी रात में अगर हम आसमान में देखेंगे तो आसमान हम बिल्कुल साफ पाएंगे, बिल्कुल साफ आसमान का अवलोकन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीका से। ठीक है, चलिए, अगर आसमान में बादल वगैरह नहीं है तो अगर एक भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में धड़ाक से पूछिएगा, टॉपिक समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। और आपसे एक बहुत ही स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को ऑफलाइन मोड पर था डाउनलोड करके देखते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, वीडियो को ऑनलाइन ही देखिएगा। वीडियो जब आप ऑनलाइन देखते हैं तो क्या होता है, अगर आपका किसी भी टॉपिक पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप वहां पर डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक पर अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट मिलता है, दिन के समय में चंद्रमा होता है एवं जो अन्य सभी चमकीली वस्तुएं जैसे कि चंद्रमा है फिर तारे हैं हमको दिखाई नहीं देते। आखिर ऐसा क्यों है कि दिन में हम इन सभी चीजों को देख नहीं पाते, जानते हो? क्योंकि सूर्य के अधिकतम जो अत्यधिक तेज प्रकाश, इसके कारण से रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जो आप तारे कहते हैं ना, तारे हैं, चंद्रमा, ये सारे के सारे दिन में होते अवश्य, लेकिन आप इनको देख नहीं पाते। इसका कारण यह है क्योंकि सूर्य के प्रकाश के आगे इन सभी का प्रकाश छिप जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन सभी से अधिक तेज है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे वस्तुएं जो कि रात के समय में आसमान में चमकती सारी की सारी खगोलीय पिंड है। यहां पर एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, खगोलीय पिंड का अर्थ क्या हुआ जाकर के? हम बात करते सूर्य की, हम बात करते चंद्रमा की, पृथ्वी की, उल्का पिंड की, और वे सभी वस्तुएं, जी हां, वे सभी वस्तुएं जो कि आकाश में हमको रात्रि में चमकती हुई दिखाई देती हैं, सभी की सभी खगोलीय पिंड है। चाहे हम बात करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। उल्का पिंड को आगे समझाऊंगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यह भी एक खगोलीय पिंड है। सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। पिछली बार जब मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये चैप्टर पढ़ाया था तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बना था, कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि सर खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? मैं कंफ्यूज हूं, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइएगा। मैंने पार्ट 2 में बताया था, आज यहीं पर बता दे रहा हूं। आसमान में रात्रि में हमको जो भी चमकता हुआ दिखाई देता है वो खगोलीय पिंड है। ठीक है, आगे बढ़ते। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म भी होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है, अब जिसे हम बात करते हैं गैसों के बने हुए ऐसे कौन से खगोलीय पिंड हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है ये कोई मतलब पत्थरों का बना हुआ नहीं, ये गैसों का बना हुआ है। ठीक है, और गैसों से बना होने के कारण ये क्या है, तारा, सूर्य एक तारा है और ये खगोलीय पिंड भी है। ठीक है, इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो खगोलीय पिंड होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो गैसों के बने होते हैं और इनके पास में अपनी ऊष्मा और प्रकाश भी होता है। ठीक है, जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं। क्या? तारा। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, और एक खगोलीय पिंड भी है। ठीक है, खगोलीय पिंड इसलिए क्योंकि ये रात्रि में आकाश में दिन में आकाश में चमकता है। हाँ, एक बात यहां पर ये कंफ्यूजन भी आपके मन में होगी, क्या दिन में चमकने वाली वस्तुएं खगोलीय पिंड नहीं हो सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी रात्रि में फिर दिन में आसमान में अंतरिक्ष में जो भी चमकती है वो सारी की सारी खगोलीय पिंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है और सूर्य एक तारा भी है। ठीक है, तारा वो होते हैं जो अपने स्वयं से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सूर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। देखिए, जो तारे हैं इनकी दूरी हमसे अत्यंत दूर है, लेकिन हमसे अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सूर्य की, सूर्य हमसे काफी दूर होने के बाद भी सबसे नजदीक का हमारा तारा है। बल्कि जो अन्य सारे तारे हैं ये हमसे बहुत दूर हैं और चमकते भी हैं, लेकिन इनका जो प्रकाश है और इनकी जो ऊष्मा है उसको हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमसे बहुत अधिक दूर है। ठीक है, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई भी हमको पड़ते हैं। कौन से छोटे तारे जो होते हैं रात में हम लोग इनको देखते हैं। अगला पॉइंट है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। क्या होता है, जब मैं छोटा था और रात में लेटा था तो मैं आसमान में सिर्फ यही ढूंढा करता था कि ए अक्षर कहां बना है, बी अक्षर कहां बना है, आ कहां बना है, ठीक है, ऊ से उल्लू कहां बना है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जब आप रात में लेटते हैं या फिर रात में आसमान में देखते हैं, खुला आसमान होता है बिल्कुल साफ, तो क्या होता है कि आप किसी न किसी प्रकार की तारों की आकृति को बना हुआ देखते हैं। जी हाँ, और जो आकृति होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है, अब नक्षत्र मंडल को जो हमारी हिंदू धर्म की ज्योतिष विज्ञान वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझती है। ठीक है, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन सा नक्षत्र कैसा है, कहाँ है, लेकिन नक्षत्र मंडल ये हमारा विज्ञान का विषय है। ठीक है, इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा। रात्रि में आसमान में जो आप लोग देखते हैं तो उसमें जो तारों का समूह दिखाई देता है, जैसे कि ए बना हुआ है या बी बना हुआ है या फिर सी बना हुआ है या फिर आपको 7 बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर किसी बार कोई भी तारा
से दिखाई दे रहा है तो वो क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारों की विविध प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अर्सा मेजर तथा बिग बियर। क्या अर्सा मेजर या फिर आप कह सकते हैं बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। कौन सा, अर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है, मैंने इसका यहाँ पर उदाहरण भी रख लिया है, अभी आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि। सप्तऋषि ठीक है, जो कि सात, सप्त का अर्थ होता है सात और ऋषि का अर्थ होता है संत। इसको सात संत का समूह कहा जाता है। वैदिक धर्म के अनुसार हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे पुराण आपको देखने मिल जाएंगे जिसमें सात ऋषियों का वर्णन किया गया है। तो सप्त ऋषि ये तारामंडल कहा गया है, जिसको हम लोग स्मॉल बियर भी कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आ जाने वाला एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, ये सात तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक समूह है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सप्त ऋषियों का एक समूह मंडल है। और यहाँ पर आपको ये जो मिलता है इसको कहते हैं सप्त ऋषि। ठीक है, जब आप रात में आसमान में देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। ये है सप्त ऋषि का क्या पूरा नक्षत्र मंडल। ठीक है, इसको आप लोग स्मॉल बियर भी कह सकते हैं और ये अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट आपको देखने मिलता है प्राचीन समय में लोग रात्रि में, जब रात्रि होती थी तो पहले गूगल मैप तो था नहीं कि हाँ भाई गूगल पर सर्च कर लिया और गूगल मैप बताता जा रहा है, वैसे ही हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, वैसे भी आजकल भी गूगल मैप पर अधिकतर लोग भरोसा नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, जब पहले गूगल मैप भी नहीं था और इतनी अधिक जनसंख्या भी नहीं थी और रोडें भी नहीं बनी होती थी, तो कैसे चलते लोग। जी हाँ, समझिएगा। तो रात्रि के समय में, पुराने समय, प्राचीन समय में लोग जो रास्ते का निर्धारण होते थे वो तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताया था। ये जाला जो उत्तरी तारा है इसको कहते हैं क्या, ध्रुव तारा। जी हाँ, उत्तरी तारा जो होता है ये उत्तरी दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। जी, ध्रुव तारा होता है ये हमेशा एक ही जगह पर एक ही स्थिति में रहता है। और इसको पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जो ध्रुव तारा होता है इसके सामने, जी हाँ, जैसे कि आपको देख रहे हैं सप्तऋषि मंडल होता है। क्या, सप्तऋषि का एक नक्षत्र मंडल होता है और यहाँ पर दो तारे समान होते हैं। दो तारे के समान जब आप देखोगे तो ऐसे आपको बिल्कुल सूत में, बिल्कुल मतलब लाइन बाय आपको दिखाई देता है ध्रुव तारा। ठीक है, इसको कहते हैं ध्रुव तारा। आप कहीं भी खड़े होकर के जो सप्तऋषि, पहले सबसे पहले इसको पहचान लीजिएगा। सबसे सरल और सबसे आसानी से पहचान में आ जाने वाला ये तारामंडल है सप्तऋषि का। ठीक है, तो जो सप्तऋषि का तारामंडल है इसके दो तारों के सीन में आप देखेंगे, जो अगर आपको एक तारा कोई दिखाई देगा जो एक ही स्थान पर होगा, हटता नहीं वो अपने स्थान से कभी भी, और ये सबसे तेज भी चमकता है। ठीक है, ऐसा कहावत कहेगी कि सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला तारा है ध्रुव तारा। कहानी भी है ध्रुव तारा की। तो ये बात मतलब मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट आपको इतना बताऊंगा कि ये जो तारा है तेज चमकता भी है। और सप्तऋषि जो तारामंडल है इसके मतलब उत्तर दिशा की ओर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग उत्तरी तारा भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ग्रह जो होते हैं, ग्रह को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेनेट। क्या कहते हैं, प्लेनेट। ठीक है, और जो प्लेनेट होते हैं ये ग्रीक भाषा, क्या जो प्लेनेट, जो हम लोग ग्रह को प्लेनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना हुआ। किस शब्द से, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक, क्या है, प्लेनेटाइज, जिसको हम लोग परिभ्रमक कहते हैं, और परिभ्रमक का अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है, अब अपनी जो पृथ्वी है ये भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड है और इसके पास में अपनी स्वयं की ऊर्जा या फिर अपना स्वयं का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं। ये भी सूर्य जो कि एक तारा है उसके प्रकाश से प्रकाशित होती है और उसके ऊर्जा से ऊर्जावान है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे, सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, अब पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जब आप देखेंगे तो जैसे कि चंद्रमा से अगर आप देखेंगे पृथ्वी को तो ये चमकती हुई प्रतीत होती है। कैसी चमकती हुई प्रतीत होती है पृथ्वी। अब भैया पृथ्वी चमकती क्यों है, प्रश्न यहां पर ही बन जाता है। कई लोग पूछ देंगे ना कि पृथ्वी आखिरकार चमकती क्यों है। तो जब सूर्य से प्रकाश अवशोषित करती पृथ्वी, जब पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश आता है तो इसके प्रकाश और ऊष्मा आती है तो पृथ्वी क्या है ना अपने आप चमकने लगती है। ठीक है, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है। क्या, एक रोचक तथ्य। ऐसे कई सारे रोचक तथ्य आपको देखने को मिलेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी में। मैं सारे के सारे रोचक तथ्य लेकर के आऊंगा, आपको बताऊंगा भी। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस
के चारों ओर छल्ले हैं। आपने भी देखा होगा ना कि आसपास छल्ला टाइप का जब बृहस्पति और शनि यूरेनस आप तीनों को देखें, अभी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, तो जो ये तीनों ग्रह हैं इनके आसपास छल्ले टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टियां हैं। क्या है? विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टियां हैं, जो कि पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख भी सकते हैं। जी हाँ, अगर आप साधारण दूरबीन लेकर के जाएंगे तो इनको बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, बल्कि आसमान भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप शक्तिशाली दूरबीन लेकर के जाते हैं, जो कि साइंटिस्ट के पास होती है, उनकी सहायता से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक मिलेगा ये पूरा का पूरा मैप, सॉरी ये पूरा का पूरा चित्र, ठीक है। इसको भी एक बार समझिएगा। अब यहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दूंगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक मतलब छल्ले टाइप के बने हुए हैं, देखिए शनि में आप देख रहे हैं, शनि में है छल्ले, ठीक है। ये पूरा ग्रह, ग्रह के बाद में ये छल्ला टाइप का वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की, ठीक है। तो यहां पर जितने भी मैं आपको लिए चित्र लेकर के आया हूं, ये चित्र के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि किस ग्रह के पास में कितने चंद्रमा है, कौन सा ग्रह सूर्य से कितने पास है और कौन सा ग्रह सूर्य के कितने दूर है, ठीक है। इन बातों को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की, ठीक है। तो बुध किसका कहां पर है? बुध सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है, सॉरी सबसे नजदीक का ग्रह, ठीक है। सूर्य एक तारा है और सूर्य एक तारे के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध, ठीक है। अब बुध जो है इसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। कितने? 88 डेज लगते हैं किसको? बुध को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में, ठीक है। अब अपनी कक्ष पर घूर्णन कितने समय में कर देता है? तो ये अपने कक्ष पे घूर्णन करता है 59 डेज में। काफी फर्क आपको दिखाई दे रहा है ना। घूर्णन का अर्थ है मतलब अपने अक्ष पर पूरा घूम जाना, जैसे पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती भी है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। घूर्णन अर्थात अपनी पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा घूर्णन कर लेती है। लेकिन जो ये पूरा ये हम बात करते हैं बुध की, अगर तो बुध एक ऐसा ग्रह जो कि 59 डेज में घूर्णन पूरा करता है, अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है और ये केवल और केवल 88 दिनों में सूर्य के पूरे चारों ओर चक्कर लगा लेता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा ग्रह मिलता है हमको शुक्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीनस, ठीक है। और बुध को क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमको शुक्र ग्रह मिलता है, शुक्र जो है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 255 दिनों में। कितने? 255 दिनों में, ठीक है। और इसका जो अपने अक्ष पर घूर्णन होता है कितने दिनों में होता है? 243 दिनों में। कितने? 243 दिनों में इसका अपने अक्ष पर घूर्णन होता है और कितने? 255 दिनों में ये सूर्य के चारों ओर चक्का लगा लेती है और सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक का ये ग्रह है, ठीक है। इसके बाद में आती है अपनी पृथ्वी। क्या? अपनी पृथ्वी, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है ये चक्कर लगाने में जो समय लगाती है पूरे 365 दिन लगते हैं, बल्कि 365 दिन और एक आधा दिन भी लगता है। यहाँ पर थोड़ा 365 ही दिया गया, केवल 365 दिन और आधा दिन और लगता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? एक दिन में, अर्थात 24 घंटे में, ठीक है। और इसके बाद में अपना एक चंद्रमा भी है, जबकि जो हम बात करते हैं बुध की और इसके बाद शुक्र की, ठीक है। तो बुध और शुक्र के पास में अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा मिलता है हमको मंगल, ये रहा मंगल, ठीक है। और ये पृथ्वी है, ठीक है। ये रहा मंगल। तो जो मंगल ग्रह है, मंगल की बात करें अगर हम, तो मंगल सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है ये 687 दिनों में पूरी करता है। कितने दिनों में? 687 दिनों में पूरी कर लेता है। क्या? परिक्रमा, ठीक है। पूरी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 687 दिनों में, काफी लंबा समय लगता है इसको परिक्रमा पूरी करने में, पूरी करता है। और इसके बाद में इसके पास में जो अपने अक्ष पर घूर्णन है, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 1 दिनों में। और इसके पास में इसके पास में 2 चंद्रमा है। कितने? मंगल के पास में 2 चंद्रमा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे आप मंगल को क्रॉस करोगे तो मंगल को पार करने के बाद में आपको क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां मिलती है। क्या? क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी मिलती है। यहां पर आपको बहुत ही छोटी छोटी ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कही जाती है इसे, और इसके विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपको मिलता है 5वें नंबर का ग्रह, वो है बृहस्पति जी। सबसे पहले कौन से? बुध, फिर आता है शुक्र, इसके बाद में आती पृथ्वी, इसके बाद में मंगल को मार्स कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, वीनस को शुक्र को वीनस कहते हैं और बुध को मरकरी कहते हैं। इसके बाद में जो आपका आता है बृहस्पति को हम कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर, ठीक है। अब बृहस्पति के विषय में भी समझिएगा। बृहस्पति जो ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा काल है इसका पूरा 11 साल 11 महीने और 11 महीने में लगभग आप कह सकते हैं कि 12 साल में 12 साल में जो बृहस्पति है सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी से कई गुना अधिक समय लगता है इसको, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन है ये 9 घंटे
59 मिनट में पूरा कर लेता है, सबसे जल्दी ये कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 9 घंटे और 59 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूर्णन एक पूरा कर लेता है। उसके पास में चंद्रमों की संख्या है 53। कितनी इसके पास में? पूरे 53 चंद्रमा है। कितने? 53 चंद्रमा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको मिलता है शनि का, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जो एक परिक्रमण काल होता है इसका 29 साल और 5 महीने में होता है। किसका? शनि का, ठीक है। और शनि ही एक ऐसा ग्रह जिसके आसपास जो नहीं कहते हैं कि मतलब छोटे छोटे अनेक पदार्थ के पत्थर वगैरह ये आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक छल्ला टाइप का बना हुआ है शनि के पास में। तो शनि क्या है? ये शनि जो ग्रह है ये पूरा 29 साल और 5 महीने में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर पूरा करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन ये कितने समय में करता है? 10 घंटे 40 मिनट में। कितने? 10 घंटे 40 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाता है? 29 साल और 5 महीने में, ठीक है। और इसके पास में चंद्रमा है पूरे 53। कितने? 53, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी में दिया गया मैं वही यहाँ पर बता रहा हूँ। कई सारे लोग ये भी कहते हैं एनसीईआरटी में कई कई आपको जो फैक्ट मिलते हैं वो थोड़े से गलत मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर केवल एनसीईआरटी को ही कवर कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको मिलता है यूरेनस का। क्या? यूरेनस, ठीक है। यूरेनस कौन सा होता है? यूरेनस आपको दिया जाता है अगले नंबर वाला, ये रहा आपका यूरेनस, ठीक है। जिसको आप लोग कह सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में आपको बता दें। तो यूरेनस जो है, यूरेनस अपने मतलब सूर्य के चारों ओर जो इसका परिक्रमण काल होता है पूरे 84 साल में होता है। भैया यहां पर आपको अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। क्या है? यहां पर आपको अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जो आंतरिक ग्रह हैं वो मिलते हैं आपको 4। सूर्य की पट्टी के ये जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी इसके अंदर वाले सारे के सारे ग्रह आंतरिक ग्रह मिलते हैं। और ये ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में दूसरे के मिलते बाह्य ग्रह, ये इसमें मिलते ये भी 4 ग्रह हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, इसके अंदर यूरेनस और नेपच्यून। ये 4 ग्रह हैं, बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और ये चारों के चारों ग्रह काफी लंबा समय लगाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अगर हम इसमें बात करते हैं यूरेनस की, तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल इसका 84 साल का है। कितने? 84 साल का है। और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 17 घंटा और 14 मिनट में करता है। और इसके पास में चंद्रमा की संख्या है कुल मिलाकर के 27, ठीक है। कितने? 27, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इस पर प्रश्न यहां पर बन जाता है कि यूरेनस के पास में कितने चंद्रमा है, नेपच्यून के पास में कितने चंद्रमा है, या फिर शनि के पास में कितने चंद्रमा है। या फिर ऐसे प्रश्न बन जाता है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल कितने समय में पूरा करता है, एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है, या फिर यूरेनस कितने समय में पूरा करता है। मैं सारे के सारे आपको बताता चला रहा हूं, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जो यूरेनस है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 84 साल में। और इसके पास में कुल 27 चंद्रमा है। और 17 घंटे 14 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है दिन और रात, इसके बाद में जो ये आपका यूरेनस मिलता है ये कुल मिलाकर के 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। अगला पॉइंट आपको मिलता है नेपच्यून का, ठीक है। नेपच्यून ये रहा, ठीक है। नेपच्यून ये रहा, ठीक है। सबसे बाहर वाला यही आपको ग्रह मिलता है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल जो है इसका होता है 164 साल में, सबसे अधिक। जी हाँ। आप अगर हम बात करते हैं बुध की तो ये सिर्फ और सिर्फ 88 दिनों में, शुक्र की तो ये करता है 255 दिनों में, पृथ्वी करती है 365 दिनों में, मंगल करता है 687 दिनों में, बृहस्पति करता है 11 साल 11 महीने और 12 साल, लगभग 12 साल में। इसके बाद में शनि करता है ये कुछ 29 साल में। आपका यूरेनस करता है कुछ 84 साल में। और जो आपका नेपच्यून आता है ये 164 साल में पूरा करता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा। जी हाँ। कितने? 164 साल में, याद रखिए सबसे ज्यादा यही करता है, ठीक है। और इसके अंदर अपने अक्ष पर घूर्णन जो होता है इसका 16 घंटा और 7 मिनट में पूरा हो जाता है। कितने? 16 घंटा 7 मिनट में। यहां पर आपने एक बात देखी होगी, जी हाँ, इसमें यहां पर आपने एक बात देखी होगी कि जो जितनी यहां दूर होता है वो उतनी जल्दी एक अपना जो घूर्णन है, अक्ष पर घूर्णन है, वो उतनी जल्दी पूरा कर लेता है। हम अगर बात करते हैं शनि की, तो शनि अपना पूरा मतलब 10 घंटे और 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। और उसके बाद में आता है ये 16 घंटे 7 मिनट में। और उसके बाद में आता है आपका ये वाला, फिर ये आता है और अन्य पे सारे आते चले आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मिलता है। अगला जो हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो नेपच्यून के पास में अपने कुल मिलाकर के 13 चंद्रमा, कितने? 13 चंद्रमा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आपको एक जानकारी और मिलती है आंतरिक ग्रह की और बाह्य ग्रह की, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह वे ग्रह होते हैं जो कि सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं।
जितने भी आंतरिक ग्रह ये सारे के सारे चट्टानों के बने हुए हैं और ये सूर्य के काफी नजदीक है। यहाँ पर आपको याद करने के लिए मैं अच्छे से बता दूं, ये क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी बनी हुई है, इसके अंदर वाले सारे के सारे ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और इसके बाहर वाले सारे के सारे बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो चार आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, जो कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में चार कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो आते हैं बाह्य ग्रहों की श्रेणी में। ठीक है, ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के भी होते हैं और ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। जितने भी ये आपको बाहर वाले मिलते हैं, कौन कौन से? बृहस्पति, इसके बाद में शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों के चारों ग्रह जो हैं ये गैस और तरल पदार्थों के बने हुए हैं, काफी बड़े हैं और सूर्य से काफी दूरी पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्षुद्र ग्रहों की पट्टी देखने को मिलती है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इस पर भी प्रश्न बन जाता है कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां हैं। ठीक है, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जो आपका ये मतलब है कौन सा ग्रह कितने समय में अपने गुणन कर लेता है और किसके पास में कितने चंद्रमा, दोनों टॉपिक को याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, पूरी मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमको मिलता है सौर मंडल का। ठीक है, यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट। सौर मंडल किसे कहते हैं जानते हो? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौर परिवार नाम से जानते हैं, इसका मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि आपने देखा है सौर मंडल में क्या क्या होता है, सूर्य होता है, पूरे 8 ग्रह हैं, आठों ग्रह भी मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इसके बाद में आपका शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, और इसके बाद में आगे बढ़ते तो देखिएगा ये हो गए आपके 8 ग्रह। उपग्रह, हर ग्रह के पास में एक उपग्रह होता है, 1 2 3 4 जितने होते हैं। पृथ्वी के पास में एक है, बुध और शुक्र के पास में एक भी उपग्रह नहीं, उपग्रह अर्थात चंद्रमा। ठीक है, और आजकल तो मतलब हम लोग कृत्रिम उपग्रह बनाकर भेजते हैं, सैटेलाइट जिसको कहते हैं, तो हर ग्रह के पास में अपना उपग्रह होता है। ये जो शुक्र और जो बुध है इनके पास में अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अन्य खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो भी हम रात में या फिर दिन में आसमान में देखते हैं वो सारे के सारे खगोलीय पिंड होते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं इनको भी आगे बताऊंगा। इस सारी की सारी चीजें मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करती है। ठीक है, अब जो सौर मंडल होता है उसे हम सौर परिवार कहते हैं, अर्थात सूर्य का परिवार, और इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। जैसे कि अगर हम आजकल इसको अपने मतलब घर से कनेक्ट करके देखते हैं तो आपके घर का मुखिया कौन होगा? कोई बड़ा बुजुर्ग। ठीक है, इसके बाद में उसके नीचे कई सारे लोग होंगे, तो ये सारे लोग जैसे अपने घर का मुखिया, एक सौर परिवार जो होता है, सूर्य का परिवार होता है, जिसमें आपको ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, उल्का पिंड मिलते हैं। इसी प्रकार घर में भी आपको बाबा, दादी, भाई, बहन, मामा, चाची, चाचा सभी लोग मिलते हैं, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पौराणिक मतलब क्या आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलता है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक, कि सौर मंडल जो शब्द निकल के आया कहां से निकल के आता है। ठीक है, तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, क्या सोल? सूर्य देवता को कहा जाता है। किसको? सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। ठीक है, और सौर शब्द, जो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, और सोल शब्द का प्रयोग किया गया था सूर्य देवता के लिए पौराणिक रोमन कहानियों में। ठीक है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया, अर्थात सोलर सिस्टम कहा गया। ठीक है, अब सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, मतलब आगे लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो नहीं लिखे, क्या फायदा होगा। यहां पर मैंने आपको इसलिए ये फैक्ट इसलिए रख लिया, इसलिए आपको बता दिया ताकि आप जो सौर मंडल शब्द की उत्पत्ति इसको समझ सकें। ठीक है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई? तो पौराणिक रोमन कहानियों में पहले सोल को सूर्य देवता कहा जाता, मतलब सूर्य देवता के लिए सोल शब्द का प्रयोग किया जाता, और सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। ठीक है, इसीलिए पूरे मतलब पूरे सौर मंडल इसका नाम रखा गया, सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया है। ठीक है, अर्थात सोलर सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है सूर्य। अब सूर्य क्या है, कैसे है, सूर्य के विषय में भी थोड़ी सी बातें समझिएगा। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, यहाँ सबसे बीच में सूर्य होता है, इसके आसपास सारे ग्रह घूमते रहते हैं। एक मिनट, ऐसे नहीं घूमते हैं, ये सूर्य होता है और इसके पास में ऐसे ग्रह घूमते हैं, ऐसे, ये एंटी मतलब ऐसे घूमते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे घूमते हैं, ऐसे नहीं घूमते, ये सारे के सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं। जी हाँ, ये ऐसे घूमते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि कैसे घूमते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है और बहुत बड़ा है।
ठीक है, सूर्य बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल अपने इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। एक मिनट, यहाँ पर आपने एक बात देखी होगी कि जब आप चंद्रमा पर जाते हैं तो कहीं भी भागने लगते हैं, वहां पर जीरो ग्रेविटी है, लेकिन ये जो सारे के सारे ग्रह हैं ये सूर्य के आसपास, ये क्यों चक्कर लगा रहे हैं भाई, ये उनसे भागते क्यों नहीं है भाई? वहां पर जीरो ग्रेविटी है और जीरो ग्रेविटी होने की वजह से कहीं पर भी भाग सकते हैं, चंद्रमा पर तो जीरो ग्रेविटी है। अब भाई ये सूर्य के पास में जो ग्रह होते हैं ये क्यों नहीं भागते एक स्थान से दूसरे स्थान पर? तो उसका कारण ये निकल के आएगा, जो सूर्य है, सूर्य का जो बल है, ठीक है, सूर्य इनको अपने से बांधे रखता है। ठीक है, क्या है सूर्य का, इसका सूर्य का खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जी हाँ, जो हमारा सूर्य है ये पूरे के पूरे सौर मंडल के लिए, पूरे सौर परिवार के लिए ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद, जी हाँ, सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रश्न यहीं पर बन जाता है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? उत्तर तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपके सारे के सारे जो मतलब सोचने की क्षमता, जहां तक आपकी जितने भी आपके मन में प्रश्न बन रहे थे, अगर सारे के सारे सॉल्व हो गए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और आगे बढ़ेगा हमारे साथ। ठीक, क्योंकि देखिए अगर आपके प्रश्न सॉल्व नहीं होते, आपके अगर मन की शंका सॉल्व नहीं होती है तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपका एक भी दिमाग में प्रश्न नहीं बनता टॉपिक पर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है ग्रह का। ग्रह किसे, कैसे हैं, क्या होते, कैसा होता है, तो इसको आप यहां पर समझिएगा। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? कुल मिलाकर के 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिनमें सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये पूरे कितने कितने 8 ग्रह हैं। ठीक है, एक बार गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पूरे 8 ग्रह हैं। अब इन 8 ग्रहों के पास कितने चंद्रमा है, कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कितने समय में गुणन करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा, नहीं समझा तो एक बार याद कर लीजिएगा, और मैं तो कहता हूं लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, ठीक है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया और एक बनाकर भी दिखाया। यहाँ पर आपने देखा कि बीच में सूर्य है। ठीक है, क्या है? बीच में सूर्य है और सूर्य के पास में जब आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्या? इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो मतलब इनकी जो कक्षा, इसे कहते हैं कक्षा, जो लाइन है ये कक्षा इनकी, और इस कक्षा में ही ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इस कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, इसके बाहर जाकर के चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगाते। जो इनका परिक्रमण काल होता है इस कक्षा में ही होता है और इसको क्या कहते हैं? कक्षा। ठीक है, इसको कक्षा कहते हैं। और ये एक दीर्घ वृत्ताकार में पूरा का पूरा परिक्रमा करते हैं। किसमें? दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, अब यहां पर जो ये मान लीजिए ये सूर्य है और ऐसे चक्कर लगाए, बिल्कुल भी नहीं। सूर्य के जो सूर्य होता है, सूर्य के ऐसे चक्कर लगाते हैं लोग। आपने यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह से है। ठीक है, क्या है? इस तरह से। ठीक है, इस तरह से है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो सूर्य है, सूर्य के आसपास जो ग्रह चक्कर लगाते हैं कक्षा में लगाते हैं, और जो कक्षा होती है मैंने आपको बता दी, जो लाइन बनी है वो कक्षा है। मतलब एक ही स्थान से चक्कर लगाते हैं और एक दूसरे की परिक्रमा को काटते नहीं है। जो ग्रह होते हैं वो एक दूसरे की परिक्रमा को काटते नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब मंगल ग्रह जो है ऐसे चक्कर में लगा रहा है, और मंगल के बाद जो बृहस्पति है, सॉरी एक मिनट, ये मान लीजिएगा सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य और मंगल इसके ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब मंगल के बाद में बृहस्पति आता है और ऐसे चक्कर लगाया जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। क्या होगा इसमें? जो मंगल ग्रह चक्कर लगा रहा है, मंगल के बाहर से ही जो बृहस्पति वो चक्कर लगाएगा, मंगल की रेखा को, जो मंगल का कक्ष होती है इसको काटेगा नहीं बिल्कुल भी बृहस्पति। ठीक है, अर्थात जो मतलब एक ग्रह चक्कर लगाता है दूसरा ग्रह उसके चक्कर को काटता नहीं। ठीक है, उसी को ग्रह कहते हैं। अभी मैं इसको भी बताऊंगा आगे। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि आकार आकृति कैसे समान है? भाई पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, फिर शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पर आपको कई सारे फैक्ट निकल के आते हैं। जो पृथ्वी है और जो आपका शुक्र है, दोनों एक दूसरे के समान है, या दोनों एक दूसरे के समान है, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब भाई बाकी सारी बातें तो आप जानते ही होंगे। वैसे यहां पर मैं आपको इतना और बताऊंगा कि इन दोनों में जो समानता है हर चीज में दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं इनकी मतलब दोनों में जितनी शक्ति है, दोनों की बराबर शक्ति है। आकार घनत्व
व्यास सभी का बराबर, इन दोनों का, शुक्र का और पृथ्वी का, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अभी तक। जी, अभी तक क्या था, प्लूटो जो था, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में शामिल था। प्लूटो, अब सभी लोग सोच रहे हो कि सर आपने प्लूटो कहां पर खो दिया, इसके बाद में और भी सीरस नाम का एक ग्रह था, उसको आपने कहां खो दिया। तो देखिए, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में, कब, 2006 में बैठक हुई थी, और 2006 की बैठक के अनुसार यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिनमें आता 2003 यूवी 313, इसके अंदर सीरस तथा प्लूटो, इन तीनों ग्रहों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इनको बौने ग्रह कहा जा सकता है। ठीक है, इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि आखिरकार इनको क्यों बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो इसका उत्तर समझिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सूर्य होता है, सूर्य के आसपास जो ग्रह होते हैं, ये कुछ इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और एक भी ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा को काटता नहीं है। लेकिन जो ये आपका प्लूटो था, सिरस था और 2003 यूबी 313 था, ये तीनों के तीनों क्या करते थे, एक दूसरे की परिक्रमा को काटते। जैसे कि इसने, ये मंगल ग्रह ने परिक्रमा की, तो मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के बाद में अगर बौना ग्रह अर्थात प्लूटो आएगा तो इसकी परिक्रमा को काट देगा। ठीक है, इसकी परिक्रमा को काट के चक्कर लगाने लगेगा, बल्कि ये गलत था। ठीक है, ये ग्रह का कार्य नहीं होता, इसलिए इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलेगा हमको पृथ्वी का। ठीक है, अब भैया पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर जीवन पाया जाता है, इसके विषय में समझिएगा। सूर्य के दूरी से हिसाब से तीसरा ग्रह पृथ्वी, और आकार में पांचवा ग्रह, अर्थात आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, कई बार प्रश्न बनता है कि पृथ्वी कैसी, गोल है, चौकोर है, इस पर कई सारे फैक्ट भी निकल के आते हैं। हालांकि आपको तो पता ही होगा, आप 12th तक की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और कई सारे टॉपिक भी आपने कवर किए होंगे, संभवतः ज्योग्राफी आप पहले से पढ़ के ही आएंगे, और कई सारे यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है। तो क्या है, पृथ्वी जो है ये अंडाकार में है। ठीक है, ये क्या है, अंडाकार में है। ठीक है, तो अंडाकार भी नहीं कह सकते, क्या कि आसपास पर ध्रुवों पर चपटी हुई है और बीच में थोड़ी सी उठी हुई है। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, ये आसपास चपटी हुई है और इसके आकार को भू आब कहते हैं। क्या, भू आब कहते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है। ठीक है, सॉरी, मतलब मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ते, इसके आकार को हम लोग भूआब कहते हैं, और भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो यहां पर एक बात आप इतनी याद रखिएगा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, और इसके अंदर आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, और जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पर चपटी हुई है, और चपटी होने के कारण इसको भूआब कहा जाता है, इसके आकार को भूआब कहा जाता है, और भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। जो प्रकाश होता है ये एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। ठीक है, अब जो प्रकाश 3 लाख मतलब किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है, उसे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। इस गति के बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उससे आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी 1500 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको आगे अगला पॉइंट मिलता है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न केवल गर्म है और ना ही ठंडी है, यहां पानी एवं वायु उपस्थित है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बात करते हैं मंगल की, शुक्र की, बुध की, या फिर हम बात करें बृहस्पति की, शनि की, यूरेनस की, नेपच्यून की, सारे के सारे ग्रह ऐसे हैं जिन पर जीवन नहीं पाया जाता, बल्कि जो हमारी पृथ्वी केवल इसी पर जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी गर्मी दोनों है। इसके बाद में वायु भी पाई जाती है, हवा भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑक्सीजन भी मिलती है, हर प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 कब 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। किन्होंने? नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, अब यहाँ पर मालूम करने वाली बात है कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है क्या? जी हाँ, कल्पना चावला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों है जानते हो? क्योंकि इनकी जो पृथ्वी है हमारी, ये 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। जी हाँ, 2/3 सतह जो हमारी पृथ्वी का, ये पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जब आप अंतरिक्ष से इसको देखेंगे पृथ्वी को, तो ये बिल्कुल नीली नीली दिखाई पड़ेगी। ठीक है, नीला रंग इसका दिखाई पड़ता है। इस पर भी एक बार प्रश्न बना था, कई सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा था कि भाई पृथ्वी का रंग कैसा है।
है, ठीक है। तो आप जब ग्लोब देखेंगे तो उसमें भी आपको नीला रंग ही दिया जाता है। तो जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये आपको नीली नीली दिखाई पड़ती है, और इसका कारण ये है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ये 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, ठीक है। इसी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलता है शुक्र और यूरेनस, ठीक है। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमा जो होती है, परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, इस पर भी एक बार प्रश्न बन चुका है और बनने की संभावना भी है। ऐसे दो ग्रहों के, इस पर ऐसे प्रश्न बनेगा कि ऐसे दो ग्रहों का नाम बताइएगा जो सूर्य की परिक्रमा उल्टी करते हैं, ठीक है, मतलब परिक्रमा जो, जिनकी जो परिक्रमण दिशा है अन्य ग्रहों की विपरीत है, ऐसे प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो शुक्र और यूरेनस ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है, और शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना कि घड़ी की सुई जो होती है कुछ इस प्रकार से चलती रहती है, ठीक है, ये घड़ी है और ये सुई लगी है तो कुछ इस प्रकार से चलेगी घड़ी की सुई, ठीक है। ये दो ही ग्रह हैं जो कि घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि जो अन्य ग्रह पाए जाते हैं, अन्य 6 के 6 ग्रह घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में अर्थात विपरीत कुछ इस प्रकार से घूमते हैं, ठीक है। और जी ये उल्टी दिशा में घूमते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जब 6 ग्रह उल्टी दिशा में घूम रहे हैं ऐसे और एक ग्रह ऐसे घूम रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जो केवल दो ग्रह ऐसे घूम रहे हैं उनको कहेंगे कि ये घूम रहे हैं उल्टी दिशा में, और जो 6 ग्रह ऐसे घूम रहे हैं उनको कहेंगे कि ये सीधी दिशा में घूम रहे हैं, क्योंकि 6 ग्रह की जनसंख्या ज्यादा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। याद रखने वाली बात है, वैसे चैप्टर में इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। अगला पॉइंट मिलता है ग्रीक भाषा, सॉरी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई जानते हो? ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया एक अंग्रेजी शब्द है। किससे? ग्रीक भाषा से लिया गया एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या है? पृथ्वी का विवरण, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहले आता है जी, और जी का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। दूसरा मिलता है ग्राफिया। ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। तो जी अर्थात पृथ्वी के बारे में लिखना, ठीक है। जी ग्राफिया का अर्थ हो गया पृथ्वी के बारे में लिखना, और इसीलिए इसको हमने नाम दिया जियोग्राफी, ठीक है। अब जियो से मिलकर के 3 शब्द और बनते हैं। सबसे पहले जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोआइड, ठीक है, जियोआइड, ठीक है। तो जियोमेट्री, अगर जियो के आगे हम लॉजिया लगा दें तो इसका अर्थ होगा जियोलॉजी अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करने वाला। जियो के आगे अगर हम मेट्री लगा देते हैं तो इसका अर्थ होगा जियोमेट्री, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन करने वाला। तीसरा फैक्ट निकल के आता है जियोऑइड, ठीक है। तो जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। तो 3 फैक्ट हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इतने ज्यादा नहीं बट आपको याद रखना होगा इनको भी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है चंद्रमा का। अब भाई चंद्रमा को कौन नहीं जानता है भाई, रात में तो आपको भी चंदा मामा की कहानी सुनकर ही सोना होता था, मुझे भी सोना होता था। अब चंदा मामा के विषय में थोड़ी सी फैक्ट हैं जिनको समझना होगा आपको, ठीक है। उपग्रह को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। क्या कहते हैं? उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी काफी सारे सैटेलाइट आसमान में भेजी जा रही हैं, और अभी 7 तारीख को, 7 नवंबर 2020 को एक सैटेलाइट और जाने वाली है, ठीक है। तो समझिएगा, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या फिर सहचर, ठीक है। उपग्रह खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करता है। अब भाई यहां पर आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सूर्य की परिक्रमा करता है फिर ग्रहों की, तो समझिएगा, मान लीजिएगा कि ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के आसपास पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, ठीक है। अब जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और जो पृथ्वी है ये सूर्य का परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो जब भाई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगा तो इसके साथ साथ चंद्रमा भी करेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या निकला जाकर के जो खगोलीय पिंड होते हैं, मतलब उपग्रह खगोलीय पिंड जो कि ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ ये सूर्य की परिक्रमा भी करता है। अर्थात जो चंद्रमा होता है ये जब किसी पृथ्वी का या फिर किसी अपने जो इसका मतलब ग्रह होता है जिस ग्रह की परिक्रमा करता है, उसके साथ साथ एक मतलब सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा है, एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब 1/4 है इसका व्यास, ठीक है। जितनी बड़ी पृथ्वी उसके 1/4 भाग है कौन? चंद्रमा, ठीक है। अब इसलिए ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है हमको क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफी नजदीक पाया जाता है, ठीक है। जो अन्य ग्रह फिर अन्य खगोलीय पिंड है उनसे काफी नजदीक पाया जाता है ये चंद्रमा, ठीक है। इसीलिए हमको इतना
बड़ा प्रतीत होता है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, ऐसे खगोल शास्त्री का नाम यहाँ पर निकल के आता है आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, और सबसे इन्होंने सटीक बात कही थी। और आज भी हमारे यहाँ के वैज्ञानिक लगे हुए हैं इन्हीं बातों की खोज में। ठीक है, जितनी बातें हमारे यहाँ के जो पुराने वैज्ञानिक थे ना वो कह के गए, वो आज भी खोजने में लगे हुए हैं आज के वैज्ञानिक। समझिएगा, मतलब जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे, जो यूरोपीय आए थे, उन्होंने यहाँ के जो ग्रंथ थे, यहाँ की लिखी हुई जो बातें थी, उनको कहा था सारी की सारी मिथ्या बताई थी, सारी की सारी गलत बताई थी, कल्पनाओं से भरा हुआ बताया था। और आज जब प्रेजेंट टाइम में वो लोग इस पर रिसर्च करते हैं तो सारी की सारी बातें सच बातें हैं। समझिए ना, हमारे ज्ञान को छोटा बता करके अपने ज्ञान को यहाँ पर वो फैला कर गए, और आज भी हम लोग उनके ज्ञान के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने ज्ञान को नजरअंदाज करते हैं। भैया ये गलत बात है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है, इसको भी समझिएगा। मानव निर्मित उपग्रह, सभी लोग जानते हैं मानव निर्मित उपग्रह। अब जब मैंने यहाँ पर सैटेलाइट की बात की तो काफी लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि सैटेलाइट, अगर चंद्रमा सैटेलाइट है, चंद्रमा को अगर हम उपग्रह कहते हैं अर्थात सैटेलाइट, तो क्या जो हम भेजते हैं वो भी एक उपग्रह है? जी हाँ, देखिएगा, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, मतलब एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जिस प्रकार से आजकल आप लोग देखते हैं ना कि कई सारे सैटेलाइट आसमान में छोड़ी जा रही हैं और वो वहां पर रहती है, संचार माध्यम में भी प्रयोग करती हैं, मतलब संचार माध्यम में सहयोग करती हैं, और इसके साथ साथ पृथ्वी का अध्ययन भी करती है सैटेलाइट। ठीक है, तो ये सैटेलाइट है पृथ्वी से छोड़ी जाती है, और ये भी मतलब पृथ्वी की क्या है, ये उपग्रह कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जिनमें सबसे पहले का नाम निकल के आता है इनसेट, दूसरा है IRS, तीसरा है एड्यूसेट इत्यादि, मतलब कई सारी है जो कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में अंतरिक्ष में आज भी घूम रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा है कितने दिन में, मतलब चंद्रमा पृथ्वी का उसमें एक चंद्रमा है। अब जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा 27 दिन में पूरा करता है, और 27 दिन में ही मतलब पूरा चंद्रमा दिख भी जाता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में, मतलब इतने समय में ये अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक है, मतलब जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करेगा उतने समय में अपने अक्ष पर घूम जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी के आसपास चंद्रमा ये घूम रहा है। ठीक है, अब जैसे घूमता है ना तो ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, पूरा चक्कर नहीं लगाता है, धीरे धीरे चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाता लगाता मतलब जितने दिनों में यहां से चलकर के चंद्रमा यहां पर वापस आएगा उतने दिनों में अपना एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक है, अब जो ये पूरा मतलब अपने स्थिति पर घूमता रहता है, घूर्णन करता रहता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझिएगा। आपने देखा होगा चंद्रमा, केवल चंद्रमा का एक ही भाग हमको दिखाई क्यों पड़ता है, जानते हो? क्योंकि जो चंद्रमा है ये 27 दिन में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है, और उतने ही समय में अपनी स्थिति पर घूम भी जाता है। ठीक है, अब भाई मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति यहां पर, आप इसका अगर उदाहरण देखना चाहे तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप घर पर कर सकते हैं। आप यहां पर खड़े हो जाइएगा, ठीक है, और यहां पर खड़े होने के बाद में अपने सामने एक व्यक्ति को रखिएगा और उस व्यक्ति को मतलब अपने आसपास घुमाइएगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति बिल्कुल एक ही स्थिति में घूमता है तो देखेंगे कि वो व्यक्ति, उसका आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति अगर घूम घूम कर घूमता है तो उसको आपको केवल फेस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ यहां पर भी होता है। जो ये चंद्रमा है घूम घूम कर घूमता है, मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता रहता है और पृथ्वी के चारों चक्कर भी लगा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति है या फिर जो चंद्रमा है उसका केवल एक ही भाग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो ग्रेविटी है और बिल्कुल भी वायु मौजूद नहीं है। ठीक है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया के रूप में छाया बनाते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। आपने भी देखा होगा चंद्रमा पर कई सारे आकार बने हुए दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं चंद्रमा में दाग है। ठीक है, वो यही दाग हमको दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को जो आप खुले आसमान में चंद्र निकल के आता है और पूरा चंद्रमा होता है, उस दिन आप अगर उसको देखोगे तो आप उसमें कई सारे मतलब दाग टाइप में देखने को मिलेंगे। वो जो दाग होते हैं वो उस पर बने हुए पर्वतों के क्या होते हैं, पर्वतों की छाया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको देखने मिलता है क्षुद्र ग्रह। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में आगे बताऊंगा। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड
भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। असंख्य मतलब कई सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब इन पिंडों को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। जी हाँ, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ग्रह का ही एक भाग होते हैं, जो कि मतलब बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद में ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ठीक है, तो इसके विषय में तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। ग्रहों का एक छोटा सा भाग होता है जो कि जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गए, बदल गए और एक ही कक्षा में वो घूमने लगे। ठीक है, और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं इनकी एक पूरी पट्टी पाई जाती है, इसमें छोटे छोटे ग्रह होते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच वाली कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है उल्का पिंड का। भैया उल्का पिंड किसे कहते हैं जानते हो? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम उल्का पिंड कहते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड जो होते हैं पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है। भैया इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इस पर भी आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब हमारा जो पृथ्वी का आकर्षण बल है अगर इसके पास में कोई अत्यधिक मतलब तेज अत्यधिक मतलब जहां पास में पृथ्वी के कोई आ जाएगा तो उसको पृथ्वी अपने अंदर खींचने लगती है। ठीक है, अब जब पृथ्वी खींचने लगती है तो यहां पर वो पृथ्वी के अंदर गिरने की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ में घर्षण होता है। ठीक है, जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है, छोटा होता है तो उसके साथ में वायु के साथ में उसका घर्षण होता है और घर्षण होने से गर्म होकर के वो जलने लगते हैं। ठीक है, अब जलने के बाद में क्या होता है, इसका फलस्वरूप ये निकलता है कि चमकता हुआ प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जब चमकता हुआ प्रकाश उत्पन्न होता है तो कभी कभी उल्का पिंड पूरी तरह से जल जाता है, हवा में ही जल जाता है और खत्म हो जाता है। और जब वो पूरा का पूरा हवा में नहीं जल पाता है तो पृथ्वी पर गिरता है और धरातल में बड़े बड़े गड्ढे या फिर गर्त बना देता है। ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे बनाता है, गर्त बनाता है और जो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर जाते हैं उनसे हमको काफी सारा मतलब मटेरियल देखने को मिलता है, अच्छी अच्छी जो खनिज पदार्थ है उसमें देश से निकलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग काफी सारी चीजों में किया जाता है। बल्कि जो उल्का पिंड है ये अगर पृथ्वी पर ना ही गिरे तो अच्छा होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आपने किसी सैटेलाइट को ऊपर से नीचे आते हुए देखा होगा, कई सारी मूवियां बनी उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई उल्का पिंड ऊपर से नीचे आता है या फिर कुछ भी जाता है काफी तीव्र मात्रा से तो उसके आगे आग सी लग जाती है, देखा ना। तो उसी प्रकार जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है तो उसका वायु के साथ में घर्षण होता है और अत्यधिक तीव्र आने की वजह से उसमें आग लग जाती है। और आग लगने के बाद में अगर छोटा मोटा है तो वो हवा में जल के खत्म हो जाता है, अगर छोटा नहीं काफी बड़ा होता है तो वो हवा में नहीं जल पाता है और पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखने को मिलता है कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, ये लाखों तारों का एक समूह होता है। आपने भी देखा होगा कि रात्रि में जब आप निकल के देखेंगे खुले आकाश में तो आपको एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई मतलब काफी चौड़ी सफेद पट्टी देखने में मिलती है। ठीक है, और ये चमकदार रास्ते की तरह दिखाई पड़ती है। ये जो पट्टी होती है लाखों तारों का समूह होती है। ठीक है, अब इस पट्टी को हम लोग आकाश गंगा, ठीक है, ये पट्टी आकाश गंगा या फिर आप इसको मिल्क वे भी कह सकते हैं, ये आकाश गंगा या फिर मिल्क वे कहलाती है। ठीक है, ये हमारा सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है इस आकाश गंगा का एक भाग होता है। क्या? आकाश गंगा का एक भाग होता है हमारा सौर मंडल। अभी आपको मैपिंग के माध्यम से भी समझाऊंगा तब समझ जाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाश में बहती हुई एक नदी से की गई थी और इसी प्रकार से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको इसको मतलब एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, चित्र आपने देख लिया होगा और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आकाश कणों, तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन होता है। ठीक है, अत्यधिक कठिन आज भी नहीं कर पाए। अब यहां पर आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है ब्रह्मांड। ठीक है, अब ब्रह्मांड के अंदर कई सारी आकाश गंगाएं होती हैं। ठीक है, आकाश गंगाओं में कई सारे तारे होते हैं। ठीक है, और आकाश गंगा में जो तारे होते हैं जैसे कि सूर्य तारा, ठीक है, तो ऐसे कई सारे सूर्य हैं आकाश गंगा में। और ऐसे ब्रह्मांड जो है सबसे ऊपर ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगाएं हैं और आकाश गंगा में कई सारे सूर्य हैं और इन सूर्यों के पास में हर एक का एक सौर मंडल, इसके बाद में आता है सौर मंडल। ठीक है, और इसके बाद में आती है हमारी पृथ्वी और इसके बाद में हम अंदर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है ब्रह्मांड, फिर आता है आकाश गंगा, फिर होती है सौर मंडल। ऐसा एक ब्रह्मांड है। ठीक है, हमें एक ब्रह्मांड की नॉलेज है। आज भी देखिए क्या होता है कि आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। ये आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े एक तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। जो ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। अब लाखों आकाशगंगाओं के अंदर कई सारे सौरमंडल भी मौजूद होंगे।
भाई जब आकाशगंगा है तो आकाशगंगा के अंदर कई सारे सौरमंडल मजबूत होंगे मौजूद होंगे, और इन सौर मंडलों में भी कई सारी पृथ्वी होंगी। जब अनेक सौर मंडल है तो अनेक पृथ्वी होंगी, अनेक प्रकार ग्रह होंगे, तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक ब्रह्मांड है फिर अनेक ब्रह्मांड है, इसकी खोज आज भी हमारे यहाँ के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आकाशगंगा लाखों हैं, इसकी खोज हो चुकी है, सौर मंडल कई सारे होंगे, इसकी भी खोज हो चुकी है, पृथ्वी भी कई सारी होंगी, इसकी भी खोज हो चुकी है, लेकिन क्या ब्रह्मांड भी कई सारे हैं? इसकी खोज होनी भी बाकी है, और ये भी विचार विमर्श करने वाली बात है, और चल रहा है खोज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। अगर चैप्टर में आपको एक भी टॉपिक ऐसा लगता है जो कि समझ में नहीं आया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। ठीक है, और जल्दी से पूछिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आएंगे और आपको समझाएंगे भी। और आपका काम सिर्फ इतना होगा, वीडियो डेली देखिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ में सारे के सारे टॉपिक को कवर करता हूँ, याद करता हूँ। ठीक है, याद नहीं करता मतलब याद तो मुझे पहले से ही है, सारे के सारे टॉपिक को लेकर के आता हूं। और एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में आपके लिए मैं लेकर के ऐसे ज्वाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, मैंने आज ही ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट बना दी है, उससे पहले हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया गया है, और हिस्ट्री के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर रह गए जिनको भी कंप्लीट किया जा रहा है, साथ ही में कभी कंप्लीट करेंगे। और जैसे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, हम आपके लिए डेली की डेली 2 से 3 चैप्टर 4 चैप्टर ज्योग्राफी के लाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो याद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी बताना चाहता हूं। कई सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की सर हमको मोबाइल में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मेरे लिए बुक बनाएगा। तो हमने आपकी मतलब रिक्वेस्ट को सामने रखते हुए एक ही पीडीएफ में सारे के सारे कन्वर्ट करके हम बुक बनाने में लगे हुए हैं। तो जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं उनसे कहूंगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम आपके लिए बुक बना रहे हैं। और जैसे ही बुक कंप्लीट हो जाएगी, प्रिंटेड नोट्स आपको देंगे, तो वो प्रिंटेड नोट्स आपके लिए शायद आरामदायक हो पढ़ने में भी और हर क्षेत्र में, तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी आपको पेमेंट करना होगा। जिन लोगों को फ्री में नोट्स के पीडीएफ लेने उनके लिए एक बहुत ही खास ऑफर चल रहा है। बीच बीच में कमेंट कीजिएगा, हर टॉपिक देखिएगा, हर टॉपिक आपको हर टॉपिक पर कमेंट करना है, वीडियो को ऑनलाइन देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर हर जगह पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। और आपका अगर कमेंट अच्छा होता है तो हम आपको अवश्य फ्री में नोट्स देंगे। फिलहाल एक व्यक्ति को हमने चुन लिया है, 2 व्यक्ति थे, और 2 व्यक्ति हैं जिनको नोट्स मिलने हैं, हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक के। ठीक है, अब वो 2 व्यक्ति देखता हूं कि कब तक हमारे चैनल पर बने रहते हैं, और जैसे ही हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा मैं सारे के सारे पीडीएफ उनको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और आपका नाम अभी तक नहीं आया है, कोशिश कीजिए कि जल्दी आपका नाम भी आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।